थ्योरम में बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आता है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तब भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास ये पूछ रहा है कि हमारा जो एक्सपेंशन है, कौन एक्सपेंशन है, a1 प्लस एक्स पे पावर p 1 माइनस एक्स पे पावर q, मतलब दो दो एक्सपेंशन को गुना किया है। तो हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं कि जब दो दो बाइनोमियल एक्सपेंशन का गुना करेगा उस समय अगर किसी का कोफिशिएंट पूछ रहा हो, एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट पूछ रहा हो, 2 का पूछ रहा हो, 3 का पूछ रहा हो, तो हम लोग कर चुके हैं कि एक्स पावर r का कोफिशिएंट दो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब गुना में रहता है तो किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर जो थ्योरी देखे होंगे उनको अभी आइडिया मिल गया होगा कि क्या करने वाले हम लोग। देखिए, यहाँ पे हमको इसमें से किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स पे पावर 1 का और एक्स पावर 2 का। फाइनल जो कोफिशिएंट मिलेगा वो दिया हुआ है 1 और -2, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगा। तो फाइनल पूछ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताइए, मतलब पी और क्यू पता चल जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी पता चल जाएगा। अब बस ये है कि बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो देखिए, एक्स पे पावर 1 का कोफिशिएंट अगर हमको चाहिए ये दोनों के गुना में से, तो कैसे मिलेगा बताइए। सोचिए समझिए कि एक्स पे पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा। सीधे शॉर्टकट लगाएंगे, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा करेंगे। सीधे हम सोचेंगे कि इसमें से क्या क्या मिलेगा, तो एक्स पे पावर 0 भी मिलेगा, एक्स पे पावर 1 भी मिलेगा, एक्स पे पावर 2 भी मिलेगा, एक्स पे पावर 3 भी मिलेगा। लेकिन हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक्स पावर 1 का चाहिए। अब यहाँ से भी क्या मिलेगा, एक्स पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों गुना में हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से एक्स पावर 0 लेते हैं तो यहाँ से एक्स पावर 1 ले लेंगे। अगर यहाँ से एक्स पावर 1 लिए हैं तो यहाँ से एक्स पावर 0 ले लेंगे। अगर यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं अभी चाहिए। हमको बस एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 1 जो है वो 1 दिए हुआ है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो कैसे आएगा। यहाँ पे एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट तो क्या होता है, पीसी 0, और यहाँ पे एक्स पे पावर 1 का कोफिशिएंट तो QC1 होगा। और साथ साथ में इस माइनस को लाना ना भूलिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि माइनस एक्स पे पावर अगर 1 रखेंगे ऑड नंबर तो ये माइनस भी आएगा, तो -1 पे पावर 1 भी आएगा। इसके साथ साथ अब एक केस और बनेगा कि जब यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट 1 ले ले और यहाँ से 0 ले ले, तो यहाँ से 1 कैसे लेंगे, तो वो लेंगे PC1 करके, और यहाँ से कोफिशिएंट 0 कैसे लेंगे, तो QC0 करके लेंगे। अब यहाँ पे पावर जो है -1 पे पावर 0 हो जाएगा, तो -1 पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे एक बन गया। आप देखिए, PC0 का वैल्यू सीधे क्या बोल सकते हैं, 1। QC1 का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, Q। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ से आगे बोल सकते हैं कि 1 बराबर यहाँ पे -Q, और यहाँ पे PC1 का वैल्यू P और QC0 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि -Q प्लस P, ऐसे आ गया। तो P माइनस Q कितना मिल गया हमको, 1। तो एक इक्वेशन मिल चुका है। अब इसका यूज करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स पे पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स पावर 2 का अगर कोफिशिएंट निकालना चाहते हो, कितना दिया हुआ है, -2। तो -2 को किसके बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर। अब सोचिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से आएगा, तो 3 केस बनेगा। इधर से अगर हम 2 ले ले तो उधर से 0 लेना पड़ेगा, इधर से अगर 1 ले तो उधर से भी 1 लेना पड़ेगा, इधर से अगर 2 ले तो उधर से कितना लेना पड़ेगा, 0। तो 3 केस का जोड़ दीजिए। अब तीनों के कैसे जोड़ेंगे, तो इधर अगर हम 2 ले रहे हैं तो PC2 कर दिए। अब इधर से अगर 0 ले रहे हैं तो QC0 कर देंगे, और QC जब 0 करेंगे तो -1 पे पावर भी 0 होगा, तो -1 पे पावर क्या हो जाता है, 0, 1 हो जाता है। अब PC1 होगा तो QC भी 1 होगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स पावर 1 चाहिए। अब -1 पे पावर भी 1 होगा। इस माइनस को लेना ना भूलिए, नहीं तो आंसर में गलती होगा और फिर माइनस आ जाएगा आपके नंबर में। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर इधर से 0 ले रहा है उधर से 2 ले रहा है, तो PC0 हो गया और QC2 हो गया। अब यहाँ पे -1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2। और ये कितना दिया हुआ था, -2 दिया हुआ था। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि -2। अब यहाँ पे देखिए, PC2 क्या हो जाएगा, PC2 हो जाएगा P का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और P-2 का फैक्टोरियल। तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें सीधे आने वाला P P-1 बटे 2। इतना अगर
कैलकुलेशन शॉर्ट में करना सीखना होगा, तभी कम से कम समय लगेगा, तभी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा और तभी जेईई मेन के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना पाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 है तो माइनस पहले ही लिख देते हैं, उसके साथ साथ PC1 और QC1 सीधे P इंटू Q आ जाएगा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो गया, मतलब माइनस खत्म हो चुका है। अब PC0 कितना होता है, किसी का भी C0 है तो हमेशा 1 होता है। और QC2 कितना होगा, तो QC2 होगा Q इंटू Q -1 बटे 2। अब यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन बनने वाला है। अब इसमें एलसीएम अगर 2 ले लेते हैं, एलसीएम 2 लेने पे क्या हो जाएगा, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू पी, पी स्क्वायर, P इंटू -1 माइनस पी, तो P स्क्वायर हो जाएगा माइनस P हो जाएगा। और यहाँ पे जब एलसीएम 2 लिए हैं तो -PQ के साथ क्या हो जाएगा जी, 2 गुना हो जाएगा, तो -2PQ लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एलसीएम 2 आ चुका है तो Q स्क्वायर माइनस Q आ जाएगा, तो Q स्क्वायर माइनस Q आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद करेंगे 2 को इधर भेज देंगे। अब यहाँ पे देख रहा है कि ये तीनों को मिला के क्या बन जाएगा, तो ये तीनों को मिला के बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। अब -2PQ आ गया, मतलब P माइनस Q का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि P माइनस Q का होल स्क्वायर, ये तीनों मिलके बन गया। और बाकी माइनस इधर है P, और ये दोनों में माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा, P प्लस Q, और ये 2 को उधर भी देते तो कितना बन जाएगा, -4। अब बताइए क्या हमारे पास P माइनस Q का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। ये ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहा, ये बस जानना चाह रहा है कि क्या आपको बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो एक बार बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट जैसे ही लगा दे रहा है तो P माइनस Q का सीधे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1, और यहाँ पे इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको इस साइड ले आइए, तो 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q, तो P प्लस Q कितना हो गया, 5। अब बताइए कि क्या हम ये दोनों को सोल्व करके P और Q निकाल सकते हैं और क्या हम नंबर आसानी से पा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सीधे दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ऐसा है, दोनों को जोड़ने पे सीधे Q निपट जाएगा, तो यहाँ से 2P बराबर आ जाएगा 6, तो P कितना हो जाएगा 3, और P अगर 3 हो गया तो Q कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है जी, फाइनल आंसर में क्या पूछ रहा था कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बता दीजिए। तो P का वैल्यू कितना आ चुका है 3 और Q का वैल्यू कितना आ चुका है 2, तो रख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 9 प्लस 4 13 आ गया, तो 13 आ चुका है और 4 नंबर भी आ चुका है। तो बाइनोमियल थ्योरम में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारे चैप्टर के साथ मिक्स भी कर देते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग बहुत कम रिवाइज करते हैं, अगर उससे क्वेश्चन आ जाता है तो हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट आ गया। इसीलिए सारे थ्योरी का रिवीजन का वीडियो बनाया गया ताकि आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके। तो रिवीजन, थ्योरी के रिवीजन का वीडियो भी देखिए और उसके साथ साथ क्वेश्चन में उस थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है ये भी देखिए। तो आपका जेईई मेन में जो अप्रैल में होने वाला है उसपे आपका क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का जरूर से जरूर बनेगा और आपको 4 नंबर जरूर दिलाएगा। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में मल्टीनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीनोमियल का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको बहुत ज्यादा चांस होता है कि छूट जाए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो इसमें मल्टीनोमियल का मतलब है कि जब हम 2 से ज्यादा टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हमको 1 प्लस 2 पे पावर 1/3, 3 पे पावर 1/2, मतलब कितने टर्म हो गए 2 से ज्यादा, तो ये मल्टीनोमियल हो गया। अब इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं कितना पावर है टोटल 6, तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत सारा टर्म मिलेगा। अब इसमें से पूछ रहा है कि ऐसे टर्म का सम बताइए, सम ऑफ ऑल द रेशनल टर्म, मतलब इसमें से जो रेशनल टर्म मिलेगा वो सारे को सम कर दीजिए। तो सबसे पहले यह है कि इसका टर्म कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब भी हमको एक्सपैंड करना रहता है कि 1 प्लस 2 पे पावर 1/3 प्लस 3 पे पावर 1/2 पे पावर 6 है, तो हम लोग इसका एक्सपेंशन का थ्योरी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल को एक्सपैंड करना हो तो सीधे हम लोग सिग्मा लगा देते हैं और सिग्मा में क्या लिखते हैं, तीनों वेरिएबल पे पावर अलग अलग चढ़ा देते हैं कि R1 R2 R3। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक वेरिएबल है 1 और दूसरा वेरिएबल है 2 पे पावर 1/3 और तीसरा वेरिएबल है 3 पे पावर 1/2। तो यहाँ पे इस पे पावर R1 चढ़ाते हैं और इस पे पावर R2। तो पहले से पावर कितना था 1/3, तो R2 बटे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे R3 चढ़ाते हैं तो R3 बटे कितना हो जाएगा, पावर है 2। तो तीन नाम है R1 R2 R3। R1 R2 R3 बस नाम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन वेरिएबल था, तीन हमारे पास था, तीन टर्म का एक्सपेंशन करना था, 1 2 पे पावर 1/3 और 3 पावर 1/2। तो पहले पे पावर R1 चढ़ा दिए और 2 पे पावर नीचे 3 क्यों है, वो तो पहले से ही पावर था, हम अभी क्या चढ़ा है R2, और यहाँ पे R3 चढ़ा है क्योंकि 1/2 तो पावर पहले से ही था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या होगा, तो यहाँ पे होता है कि टोटल जिसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 6 का फैक्टोरियल होगा और नीचे क्या होगा, तो R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल और R3 का फैक्टोरियल, ये तीनों का फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ पे R1 R2 R3 क्या ले सकते हैं, तो हमको R1 R2 R3 कम से कम या तो 0 लेना है या तो 0 से बड़ा लेना, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। इसके साथ साथ तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए, R1 R2 R3 जोड़ जाड़ के कितना मिलना चाहिए, तो जिसका एक्सपेंशन किए हैं उतना मिलना चाहिए। अब यहाँ से हमको केस बनाना होगा कि हम लोग क्या वैल्यू R1 R2 R3 का ले। तो मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंशन देख चुके हैं, लेकिन अभी एक्सपेंशन से काम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म। तो रेशनल टर्म तभी होगा जब ये पावर जो फ्रैक्शन में दिख रहा है कि R2/3, अगर ये R2 3 का गुना हो जाएगा तब यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाएगा और तब ये रेशनल नंबर बन जाएगा। उसी तरीके से जो R3 है वो अगर इवन नंबर हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो ये भी पावर कैसा हो जाएगा, नेचुरल नंबर, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, हमारा रेशनल टर्म हो जाएगा। तो रेशनल टर्म होने के लिए दोनों का जो पावर होना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। मतलब ये जो है कि R2 जो है वो 3 का गुना होना चाहिए और R3 जो है वो क्या होना चाहिए, 2 का गुना, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग केस बनाएंगे और ये भी है कि तीनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो कैसा कैसा केस बन सकता है, तो यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 पे केस बना लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो अब अगर हम बोले कि R3 6 है अगर, तो क्या होगा बताइए, R3 अगर 6 लिए तो ले सकते हैं, 6/2 कितना हो जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ले सकते हैं। तो जब ये 6 हो गया तो तीनों को जोड़ के भी 6 आना चाहिए था, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 और 0। अब मान लीजिए कि R3 का वैल्यू अगर हम घटाते हैं, या तो हम इसी को 6 ले लेते हैं, वो भी कर सकते थे। तो R3 का वैल्यू अगर हम घटाते हैं, 5 लेना चाहते हैं, 5 अगर लेना चाहते हैं तो क्या हम 5 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो 5/2 नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा, तो ये रेशनल टर्म नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से 5 लेके हमारा काम नहीं बनेगा, क्या लेंगे, 4, तो 4/2 हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम 4 लिए हैं तो क्या हम R2 की जगह पे 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम R2 की जगह पे 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 फिर हमारा रेशनल नंबर ही बन जाएगा, यहाँ पे पूरा नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे R2 की जगह पे बस 0 ही ले सकते हैं, यहाँ पे 1 भी नहीं ले सकते हैं, 2 भी नहीं ले सकते हैं और 3 तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 और +3 कितना हो जाएगा, 7, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 6। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया है, यहाँ पे ये 4 हो गया है, तो तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, हमारा 6, तो ये कितना बन जाएगा, 2। अब मान लीजिए इसको और घटाते हैं तो 4 के बाद क्या ले सकते हैं, 4 के बाद हम 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे इवन नंबर ही आना चाहिए, तो इसको ले लेंगे कितना, 2। तो जब R3 2 है तो R2 क्या ले सकते हैं, क्या इसको 4 ले सकते हैं, नहीं, ये 3 का गुना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का गुना, ये जो नंबर है वो 3 का गुना होना चाहिए और ये जो नंबर है इवन नंबर होना चाहिए, ऐसा केस बनाना है। तो ये 3 का गुना होना चाहिए, तो 0 0 अभी तक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी 0 भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या ले सकते हैं, इसी केस में, इस केस में 3 भी ले सकते हैं। तो अगर ये 2 है और ये 0 है तो ये जो 6 में बच गया वो हो जाएगा। तो ये 2 है और 3 है तो टोटल मिला के 6 होना चाहिए, तो 1 बच गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 6 4 2 का केस हो चुका है, अब किसका केस आएगा, 0 का। जब ये 0 है तो यहाँ पे बन जाएगा कि 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो 0 में 3 3 केस बन गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो दोनों 0 0 है तो ये अकेला 6 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बचा है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग केस बना लिए हैं। देखिए तो सारे केस, ये जितना भी केस बना है हमारे पास 7 केस है,
अब ये 7 केस में क्या हो रहा है कि 7 केस में ये हो रहा है कि ये जो 2 पे पावर है वो नेचुरल नंबर मिल जा रहा है, ये 3 पे पावर भी नेचुरल नंबर मिल जा रहा है। तो सारे जगह से अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो टर्म भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो रेशनल नंबर भी हो जाएगा। तो हमारा ये सारा टर्म आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म अगर पूछता तो सीधे 7 आंसर लिख देते। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सारे टर्म को जोड़ दीजिए, ऐसा टर्म को जोड़िए जो रेशनल टर्म हो। अब ये सारे R1 R2 R3 के लिए रेशनल टर्म होगा, तो टर्म जब पूछेगा तो इधर कोफिशिएंट भी लेंगे और साथ साथ में ये भी लेंगे। तो ये सारे वैल्यूज के लिए क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए हमेशा 6 फैक्टोरियल तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और R1 R2 R3 का फैक्टोरियल से भागा देंगे तो 6 का, तो इसमें सारा वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले वाले से क्या आएगा, 6 का फैक्टोरियल बटे यहाँ पे R1 R2 R3 का फैक्टोरियल करना तो 0 0 6, तो 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल, बहुत आसान है। और यहाँ पे R1 R2 R3 पावर में भी रख देते हैं, तो यहाँ पे पावर 0 0 है और यहाँ पे पावर कितना है R3 की जगह पे 6, तो R3 आ गया 6 बटे 2, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि 6 का फैक्टोरियल, हमेशा 6 का फैक्टोरियल ऊपर होगा और नीचे क्या क्या होगा, R1 R2 R3 का फैक्टोरियल, मतलब 2 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे सीधे, और उसके साथ साथ गुना में कितना होगा, तो पावर ये चढ़ जाएगा 4, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके साथ साथ देखिए 2 वाले में क्या आ जाएगा, 2 वाले में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 6 का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे क्या होगा 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और क्या होने वाला है, इसके ऊपर पावर चढ़ने वाला है 3 के ऊपर, 3 पावर हो जाएगा 1। उसी तरीके से इसका क्या लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो हो जाता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 और 2, अब ये देखिए 3 और 2 क्या है, R2 और R3 है, ये किसके ऊपर पावर जाएगा, इसके ऊपर पावर जाएगा। तो यहाँ पे R2 की जगह पे कितना है 3, तो 3 बटे 3 कितना हो जाएगा 1, मतलब 2 पे पावर कितना आने वाला है, 2 पे पावर कितना वाला 1। उसी तरीके से 3 पे पावर कितना आने वाला है, 2 बटे 2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 पे पावर भी 1 आने वाला है। अब बता दीजिए कि 0 वाले से क्या होगा, तो फिर से देख रहा है कि ये 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 0, पावर किसके ऊपर जा रहा है 1 पे, पावर कुछ भी करो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे R1 देखने का जरूरत नहीं है, R2 R3 इसीलिए देख रहा है किस पे पावर चढ़ेगा 2 के पावर। तो यहाँ पे देख रहा है कि अगर ये 0 0 पावर चढ़ रहा है तो कुछ भी पावर करने का जरूरत नहीं है, और सीधे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी 6 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो 3 है किसके ऊपर पावर चढ़ेगा, इसके ऊपर, तो 3 बटे 3 1, तो 2 गुना में आ जाएगा। अब हमारा लास्ट केस बच गया है बस ये, इसका भी लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, तो 6 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल होगा, और क्या हो जाएगा इसके साथ साथ क्या हो जाएगा जी, इसके साथ साथ हो जाएगा कि ये जो 6 पावर है किसके ऊपर चढ़ेगा, इसके ऊपर, तो 6 बटे 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 पे पावर है 2। अब यहाँ पे सारे केस का बस क्या कर देना है एडिशन, तो घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल सीधे कट गया, ये आ गया 27, 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल काटेंगे तो क्या बचेगा 6 गुने 5 बचेगा, तो 6 बचे 30 बटे 2 कितना हो गया 15 गुने 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि 6 का फैक्टोरियल फिर से वही आएगा, तो इधर से तो 15 ही आएगा, और यहाँ पे क्या गुना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, तो फिर से वही है कि 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा तो 6 5 4 बचेगा, उसमें से 2 से अगर भागा दे देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 से अगर हम भागा दे रहे हैं तो 6 5 4 था हमारे पास 120 था, 120 का अगर भागा दिए तो 60 बचा, और इधर कितना है 6, तो 60 गुने 6 हो गया 360। अब 6 का फैक्टोरियल कट के 1 आ गया। अब इधर क्या आ रहा है 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, अब देखिए 3 का फैक्टोरियल करता है तो 6 5 4 बचता है। अब यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल एक बार और आया है, मतलब 6 आया तो 5 का 20 बचेगा और दूनी 40, मतलब ये कितना हो जाएगा 40। और फाइनल जो हमारा केस है उसमें क्या आएगा, तो फाइनल केस में आएगा 6 का फैक्टोरियल 6 कट गया, मतलब ये क्या बचा 4। तब फाइनल आंसर के लिए बस सबको क्या कर देना है जोड़ देना है, तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो 15 गुने 9 और 15 गुने 3, तो 15 कॉमन अगर ले लिए तो 9 प्लस 3 12, तो 15 गुने 12 कितना होता है 180। अब 180 प्लस 360 36 54, 540 तो पहुंच चुके हैं, 540 और इधर 40 और 4 1 5 45 है, तो 540 प्लस
45 कितना हो गया 585 और प्लस क्या कर देना है 27 पहले वाला का कितना आ जाएगा 7 5 12 और 8 2 10 1 11 और 612। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए मल्टीनोमियल का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें दो से ज्यादा टर्म को एक्सपेंड करना रहता है। अब दो से ज्यादा टर्म को जब भी एक्सपेंड करना रहता है तो ये वाला चीज हम हमेशा याद रखते हैं कि टोटल का फैक्टोरियल ऊपर आ जाता है और नीचे 3 टर्म अगर है तो 3 टर्म ले लेंगे R1 R2 R3। अगर 4 टर्म रहेगा तब भी इससे कर सकते हैं। तो इसमें आ गया। अब इसमें केस लग जाता है कि जो भी जैसा पूछेगा इस पे R1 R2 R3 पे ही केस बनाते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है कि x⁻³ का कोएफिशिएंट बताइए, x⁻5 का कोएफिशिएंट बताइए। तो हम देखते हैं कि x जहां जहां पे भी है वहां पे जोड़ के जो पावर हो जाए x⁻³ अगर पूछ रहा है तो वो 3 कब होगा, 4 पूछ रहा है तो 4 कब होगा। लेकिन ये है कि मल्टीनोमियल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये एक्सपेंशन समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपेंशन में जो तीनों पावर होता है उसका जो पावर का एडिशन होता है वो हमेशा जितना पे एक्सपेंड करेंगे वही होगा। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन रहेगा मल्टीनोमियल का उसी तरीके का केस बनाएंगे और फाइनल जैसा क्वेश्चन पूछेगा केस का आंसर लिखेंगे सारे केस को जोड़ के। तो इस तरीके से मल्टीनोमियल का क्वेश्चन भी आगे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो जो भी बाइनोमियल थ्योरम का अगर और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो हम लोग वो थ्योरी का रिवीजन का भी वीडियो बना चुके हैं। तो एक बार थ्योरी भी आप पढ़ लीजिए और जो भी क्वेश्चन का एनालिसिस किया जा रहा है तो उससे बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस थ्योरी का अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर प्रोसेस कर लिए तो आपका अगले बार बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा और आपको जरूर 4 नंबर दिलाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग ये कर चुके हैं कि कितना रेशनल टर्म होगा, कितना इरेशनल टर्म होगा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कितना रेशनल टर्म होगा, कितना इरेशनल टर्म होगा, तो इसका थ्योरी हम लोग डील कर चुके हैं। तो अब इसमें प्रैक्टिकल में आता है थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ और एन का छोटा से छोटा वैल्यू बताइए कब जिसके लिए क्या हो जाए नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 183। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है यहाँ पे x और y और उस पे पावर है n। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोपी लगा हुआ है, टोपी लगा हुआ पावर कितना है 1/3, यहाँ पावर कितना है 1/12। तो जब तक ये 12 और 3 हटेगा नहीं जब तक हमारा इंटीग्रल टर्म होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे और इसका जो जनरल टर्म है वो लिखेंगे। इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म जो होने वाला वो क्या हो जाएगा NCR। और बताइए 7 पे पावर कितना होगा और 11 पे पावर कितना होगा, आराम से बताइए कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी पावर होता है वो यही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 11 पे पावर पहले से क्या है, पहले से 1/12 उसके ऊपर पावर है तो वो गुना हो जाएगा R के साथ। तो सीधे कितना आ जाएगा R/12। अब यहाँ पे देखिए 7 पे क्या पावर है, 7 पे पावर पहले से 1/3 है और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वही उसके पावर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे n-r/3। अब ये जो जनरल टर्म है वो क्या हो जाए इंटीग्रल हो जाए। इंटीग्रल तभी होगा जब ये देखिए R/12 है, ये अगर पावर रेशनल नंबर बना रहेगा तो दिक्कत है। अगर ये इंटीग्रल बन गया, ये अगर नेचुरल नंबर बन गया तब हमारा आंसर आएगा। तो ये नेचुरल नंबर तभी बनेगा जब R किसका मल्टीपल होगा 12 का। तो R का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, जितना एक्सपेंशन किए हैं उस 0 से लेके वहां तक ले सकते हैं। R का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 कहां तक n तक। अब यहाँ पे R का वैल्यू अगर 1 ले लेंगे तो 1/12 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो R का जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे 12 का गुना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे केस बनाएंगे कि n-r और r दोनों का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, इस पे केस बनाना है। तो क्या ले सकते हैं बताइए R का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, R का वैल्यू 0 तो ले सकते हैं। R का वैल्यू 0 जैसे ही लिए तो बताइए यहाँ पे 0 लिए तो n-r कितना होगा, n-0 कितना होगा n, तो n हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि R का वैल्यू 0 के बाद क्या ले सकते हैं, तो 12 का गुना होगा तभी इंटीग्रल टर्म आएगा। तो 12 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे 12 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-r n-12। अब जब ये 24 लेंगे तो n-24। अब सोच समझ के बताइए कि n-r के नीचे कौन है 3।
तो n माइनस आर के नीचे अगर 3 है तो ये भी n माइनस आर भी किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब बताइए, अब यहाँ पे अगर n 3 से कटना चाहिए तो सबसे पहले यह है कि ये सारा टर्म 3 से तभी कटेगा। यहाँ पे 12 घटा रहा है, 24 घटा रहा है, तो जो भी घटा रहा है वो खुद 3 से कट रहा है। तो ये सब नंबर 3 से तभी कटेगा जब n भी 3 से कटेगा। तो यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकला कि n जो भी आने वाला है वो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब एक दूसरा चीज ये भी दिया हुआ था कि 183 के बारे में क्या बोला था कि 183 क्या है, 183 ऐसा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, इसमें जो इंटीग्रल टर्म आने वाला है वो कितना है, टोटल 183। अब बताइए इंटीग्रल टर्म कौन कौन होगा, तो इंटीग्रल टर्म तभी होगा जब r का वैल्यू 0 हो जाए, 12 हो जाए, 24 हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो n माइनस आर जो है 3 से डिविजिबल तभी होगा जब n किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो यहाँ पे n 3 से का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 का गुना होना चाहिए। साथ साथ में ये भी देख रहे हैं कि टोटल जो इंटीग्रल टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 183। अब ये बताइए बस कि 12 का ये गुना है तो 183 टोटल आना है, तो कितना आएगा, कब आएगा 183 टर्म, मतलब ये है कि 12 गुना 1, 12 गुना 2, 12 गुना 3, 12 गुना 4, तो टोटल 12 गुने कितना तक जाएंगे। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 12 गुने कितना करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए 183 ना करके क्या करेंगे, लास्ट वाले के लिए 12 गुने 182 करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 12 गुने 0, 12 गुने 1, 12 गुने 2, तो 183 कब पूरा होगा, जब 12 गुने क्या हो जाएगा 182। तो आर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या ले सकते हैं, 12 गुने 182, तब हमारा जो होगा टोटल जो इंटीग्रल टर्म आ जाएगा कितना आ जाएगा, 183। अब देखिए जब यहाँ से ऐसे ले रहे हैं आर का वैल्यू, तो और यहाँ से जो भी आएगा वो 3 से तो कट ही जाएगा, तो 3 से जब कट जाएगा तो ये भी इधर से भी इंटीग्रल टर्म आ जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा था कि n का छोटा से छोटा वैल्यू बताइए। अब बताइए कि r जो होता है वो किसका क्या क्या हो सकता है, तो r का वैल्यू 0 से लेके बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ सकता है जी, n तक। तो r का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या ले रहा है, 12 गुने 182, तो यही तो हो जाएगा n का वैल्यू, क्योंकि n का वैल्यू बोल रहा है कि छोटा से छोटा लो। तो ये जो r का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आया है यही किसका वैल्यू हो जाएगा क्वेश्चन में, n का वैल्यू। और ये 3 का फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको ये पूछ रहा है कि n का छोटा से छोटा वैल्यू बताओ। अब r जो हमारा है 0 से लेके कहाँ तक जा सकता है, n तक ही जा सकता है। तो r का जब वैल्यू ले रहा है 12 गुने 182, तब तक हमको इंटीग्रल टर्म कितना मिल जा रहा है, 182, 183 को मिल जा रहा है। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू r का ये ले रहा है, तो n जो होगा या तो ये होगा या तो उससे ज्यादा होगा। अब ये है कि n का छोटा से छोटा वैल्यू पूछ रहा है, तो फाइनल आंसर छोटा से छोटा वैल्यू क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर हम लिख देंगे कि n का छोटा से छोटा वैल्यू यही होगा 12 गुने 182। अब 12 गुने 182 कर दीजिए और आंसर पा लीजिए। तो 12 गुने 182 कितना होगा जी, 182 गुने 2, 3 18 दूनी 36, और यहाँ पे 182 गुने 1 182, तो फाइनल कितना आ गया, 6 2 8, 8 3 11, तो 2184 आ चुका है फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था उसमें रेशनल टर्म नहीं देके इरेशनल दे दिया है। अब इरेशनल दे दिया तो रेशनल कब बनेगा ये पूछ रहा है। अब रेशनल तभी बनेगा जब जो नीचे जो पावर है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए आर जो होना चाहिए 12 का गुना होना चाहिए और n माइनस आर जो होना चाहिए 3 का गुना होना चाहिए। इसमें लेकिन और ट्विस्ट ला दिया कि r का वैल्यू तो हमको बता दिया कि कितना टर्म होगा। पहले ऐसे टर्म पूछा जाता था, टर्म पूछा जाता था कितना होगा, लेकिन इसमें टर्म ही दे दिया और n का वैल्यू पूछ रहा है। हमेशा उल्टा काम करता है आईटी वाले। तो यहाँ पे जब टर्म दे दिया है तो क्या करेंगे, टर्म लिख दिए। अब n का छोटा से छोटा वैल्यू पूछ रहा है तो n का वैल्यू या तो इतना होगा या तो इससे ज्यादा होगा। तो छोटा से छोटा वैल्यू हमारा 2184 आ चुका है। तो ये हो गया कि कितना रेशनल टर्म, इंटीग्रल टर्म। तो इस तरह का थ्योरी हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, सबका रिवाइज वीडियो आ चुका है, आप उसको जरूर देखिए और उसको जरूर रिवाइज करिए। तो बाइनोमियल थ्योरम पे आपका पूरा कमांड हो जाएगा और आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा।